मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको समास समझाने जा रहे हैं। समास का मतलब क्या होता है? देखिए, संधि में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है, यानी दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। और समास में क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, उनको समास कहते हैं। यानी जब कोई दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ हो, बिना अर्थ के कोई शब्द हो इसका कोई मतलब न निकलेगा, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समास की परिभाषा बताइए, तो आप बता सकेंगे? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे उसको? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, यानी अर्थपूर्ण शब्द, अर्थ रहित नहीं, अर्थपूर्ण शब्द। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं समास। समास रचना में प्राय दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं, जैसे कि घुड़सवार, घोड़े का सवार। पहला पद उसको पूर्व पद कहेंगे और दूसरे या आखिरी पद यानी आखिरी शब्द को क्या कहेंगे? उत्तर पद। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियाँ, यानी कि का, की, के लिए, के द्वारा, या, और, पर, से, में इत्यादि गायब हो जाते हैं। जैसे घुड़सवार में घोड़े का सवार होना चाहिए, तो पूर्व पद घोड़े और सवार उत्तर पद हो गया। यहाँ नया समास शब्द घुड़सवार बनने पर विभक्ति का लुप्त हो चुकी है। यानी आप ऐसा समझिए कि जब दो शब्द होते हैं और उसमें अगर पहला पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, ये समास में होता है। तो आप समास की परिभाषा याद रखना कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, यानी कि दो शब्द होते हैं, उत्तर पद और दूसरा होता है, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। आइए इसके प्रकार पढ़ते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आपको याद करने के लिए इसकी वो कर लेना कि जैसे कोई शब्द बना लेना नया सा, कि उसमें आप कैसे याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन से इसमें लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख देना अ, ब, त, क, दी, द, ऐसे भी लिख सकते हो। अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, त से हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा कर्मधारय, दी से हो जाएगा द्विगु समास और द्व से हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना। तो आपके कितने समास के प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए, पदों के आधार पर समास का जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला शब्द जिसमें मुख्य होता है, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जब उत्तर पद प्रधान होता है तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, यानी जिसका दूसरा वाला शब्द मुख्य होगा। पहला वाला जब मुख्य होगा तो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और जब दूसरा वाला शब्द मुख्य होता है उसमें क्या कहते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विग आते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों मुख्य नहीं होते। तो
क्या 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 देखा, पहला पद किस में प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। और दोनों में से कोई भी मुख्य प्रधान नहीं होता तो कौन है वो, बहुब्रीहि समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं। आइए पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास मतलब जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो या उपसर्ग हो, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे उसका लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, कुछ भी परिवर्तन उन शब्दों में नहीं होगा, उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास का मतलब जिस समास का पूर्व का मतलब पहला शब्द, पूर्व पद प्रधान हो और लिंग, वचन, कारक, काल के कारण उनमें कोई परिवर्तन ना हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला शब्द जो है उपसर्ग हो, पहले उपसर्ग लगा हो, उसको भी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक शब्द है, आपका उदाहरण के तौर पे ले लीजिए प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति आपका क्या हुआ, उपसर्ग भी है और प्रति आपका मुख्य, पहला शब्द आपका प्रधान है, यानी पहला शब्द मुख्य है। दिन, दिन मूल शब्द हो जाएगा और मूल शब्द क्या है, दिन। दिन में क्या लगा है, उपसर्ग, प्रति लगा है, तो हमारा ये बन गया प्रतिदिन। जैसे जन्म, मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जन्म, उसमें क्या लगा है, आ लगा है, आ हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आप लोग अव्ययी भाव समास में और ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं अव्ययी भाव समास में, जैसे कि रातों रात, घर घर, धीरे धीरे, भागम भाग, धड़ाधड़, इस तरह के जो शब्द रहते हैं वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। मतलब जो एक जैसे शब्द हों, जैसे घर घर एक शब्द है ना, धीरे धीरे, भागम भाग, रातों रात, एक जैसे शब्द होते हैं, जब समान शब्द होते हैं तब भी अव्ययी भाव समास में ही वो आते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या क्या पढ़ लिया, जिसका पहला पद प्रधान हो या पहला पद जो है उपसर्ग वाला हो, और जिसमें लिंग, वचन, अव्यय का मतलब क्या होता है, लिंग, वचन और कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन ना आना। तो जिसका पहला पद प्रधान हो, पहला पद उपसर्ग लगा हो, जिसमें एक जैसे समान शब्द भी अगर हों, वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। अब देखिए, आपका दूसरा जो है, हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास का मतलब होता है, तत्पुरुष समास में हम लोग वो पढ़ते हैं, जैसे कारक चिन्ह होते हैं ना, तो जो कारक चिन्ह वाले शब्द होते हैं वो हमारा किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। कारक चिन्ह वाले शब्द क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे कि जिस समास में उत्तर पद यानी बाद का शब्द या आखिरी शब्द जिसको कहते हैं वो प्रधान होता है और दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लगा होता है। यानी जैसे दो शब्द दिए हैं, जैसे राज, कुमार, ये दो शब्द है, एक राज है, दूसरा है कुमार, राजा का कुमार। तो राजा एक शब्द हो गया, कुमार दूसरा शब्द हो गया, बीच में क्या लगा हमारा, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या है, का, राजा का कुमार, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। तो इसमें क्या है, जो आखिरी शब्द है वो मुख्य होता है, मुख्य प्रधान होता है। आखिरी शब्द इसमें क्या है, प्रधान होता है, और दोनों शब्दों के बीच में क्या लगा होता है, कारक चिन्ह लगा होता है। उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ा, पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग लगा होता है पहले पद में, और उसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी आप पहले पद में उपसर्ग लगा होता है, एक जैसे समान शब्द भी होते हैं, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा आपने, उत्तर पद यानी बाद का जो आखिरी का शब्द है वो प्रधान होता है, और इसमें कारक चिन्ह का, यानी दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लगा होता है। अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो, यानी पूरा जो शब्द दिए हैं समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो। अब देखिए,
आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कर्म को धारण करने वाला, यानी इसमें मुख्य क्या होगा, विशेषण। विशेषण हमारा प्रधान होगा, यानी जब विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में एक आप पहचान ऐसे भी कर सकते हैं इसकी कि जब हम विग्रह करते हैं समास का, जैसे चरण कमल दिया है तो कमल कैसा है, चरण के जैसे बताया गया है, नहीं उसकी विशेषता बता रही है, यानी विशेषण इसमें दे रहा है। जैसे देव, देव कैसे हैं, महान हैं। मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। यानी यहाँ पर विशेषण भी दिया है, और दूसरा जब आप विग्रह करोगे तो इस दोनों पद के मध्य में है जो या के समान, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे कि देखिए, चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान आ गया। महादेव, महान हैं जो देव, है जो आ गया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान आ गया। तो जब आप विग्रह करोगे तो इस प्रकार के शब्द जब आपके आएंगे वो आपका हो जाएगा क्या, कर्मधारय। यानी आप ये याद रखना कि जब आप विग्रह करोगे तो है जो ये वाला शब्द होगा या के समान ये वाला शब्द होगा। यानी जब आप विग्रह करते हो तो के समान या है जो, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो 3 समास पढ़े, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव में क्या हुआ, पहला पद प्रधान हुआ, या पहले शब्द में उपसर्ग भी लगा रहता है, या एक जैसे समान शब्द भी जो आते हैं वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। तत्पुरुष समास में आपने क्या पढ़ा, उसका आखिरी का यानी उत्तर पद प्रधान होता है, और जब आप विग्रह करते हो तो क्या होता है, विग्रह करने पर बताइए, कारक चिन्ह लगा होता है। यानी जब 2 शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लगा होता है तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में विशेषण प्रधान होता है, यानी जो भी शब्द दिया होगा उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि चरण कमल दिया है तो चरण के समान, और आप इसकी पहचान कैसे करोगे, के समान या है जो लगा रहेगा। जब आप विग्रह करोगे तो उसमें के समान या है जो वाले शब्द आ जाते हैं, उसको हम कहेंगे कर्मधारय समास। अब आते हैं द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्या, यानी जब किसी भी समास में जब आप विग्रह करोगे शब्द का तो पहले पद जो है संख्यावाचक रहेगा। यानी जब आप विग्रह करोगे तो पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे एक बार पढ़ लेते परिभाषा, जिस समस्त यानी पद का पूर्व पद पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होगा वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह समाहार का ज्ञान होता है, यानी जिस शब्द का पहला पद गिनती, गणना, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी की संख्या या समूह का बोध कराएगा, उन शब्दों को हम द्विगु समास कहेंगे। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो समास में गिनती होगी 1, 2, 3, 7, 8 आदि, इसको कहेंगे द्विगु समास। जैसे देखिए उदाहरण में, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त यानी 7। देखिए 3, 2, 7 ये सब शब्द आए, यानी 7, 2 और 3 ये सब आए, तो ये हमारे क्या हैं, संख्या हैं। तो यानी द्विगु का मतलब क्या हुआ, दोनों पदों में से जो पहला पद होता है यानी पहला जो शब्द होता है उसमें संख्या अगर आती है तो हमारा वो द्विगु समास कहलाएगा। तो आपने 4 पढ़ लिए, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और उसको वो भी कहते हैं उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह लगा होता है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण, यानी जो उसका बाद का आखिरी का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और कारक चिन्ह का भी लोप होता है, उसको हम कर्मधारय समास भी कहते। कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण होता है, यानी जो आखिरी का पद है वो प्रधान होता है, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो के समान या है जो वाले शब्द लगे रहते हैं। फिर आपने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। अब आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में पहला पद जो है, यानी इस पूरे पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, और शब्द का जब आप विग्रह करोगे तो और, अथवा, या, योम इस प्रकार के शब्द लगेंगे। यानी द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और
उसमें क्या होता है, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। इन शब्दों को द्वंद्व समास भी कहते हैं। और अगर शब्द विपरीत होंगे यानी विलोम शब्द होंगे, जैसे राधा है तो कृष्ण, नर है तो नारी, गुण है तो दोष, माता पिता, इस तरह के शब्द यानी विपरीत शब्द भी दिए रहेंगे तो आप पहचान सकते हो। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है पर हमेशा नहीं होता। साथ ही द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे के विरोधाभासी यानी विपरीत वाले होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है द्वंद्व, द्वंद्व यानी युद्ध, शब्द गुण पदार्थ स्थितियाँ जो परस्पर विरोधी हों। अर्थात इस समास में ऐसे प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि ठंडा गरम, देव असुर, पाप पुण्य, नदी नाले, है ना। ठंडा या गरम, देव और असुर, पाप और पुण्य, नदी और नाले। तो आप लोग आसानी से पहचान पाओगे। द्वंद्व का मतलब याद रखना कि विरोध, द्वंद्व यानी विरोध, जिसमें विपरीत शब्द होते हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, रात होगा तो दिन हो जाएगा, माता है तो पिता हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में क्या पढ़ा, दोनों पद प्रधान होते हैं, शब्द विपरीत भी होते हैं यानी विलोम होते हैं, और एक दूसरे के मतलब विपरीत शब्द होते हैं, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब आखिरी का आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए अभी तक आपने अव्ययी भाव समास में पढ़ा कि पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी आपने पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में आपने पढ़ा कि कर्मधारय में क्या पढ़ा, कर्म को धारण करे मतलब विशेषण उसमें प्रधान होता है, यानी वो जो आखिरी का शब्द होता है वो प्रधान होता है। द्विग में आपने पढ़ा कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, और द्वंद्व में आपने क्या पढ़ा, दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं। अब आते हैं बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जिस समस्त पद पूर्ण पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। यानी ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो उन शब्दों के बारे में ना बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है किसी और ही व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता को दर्शाते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। मतलब कि जैसे देखिए उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, नीलकंठ। तो नीलकंठ हमारे क्या है, नीलकंठ ऐसे देखने में विग्रह करोगे अगर आप तो आपको ऐसा लगेगा कि नीला है कंठ जिसका, यानी जिसका कंठ नीला है उसको नीलकंठ कहते हैं। तो चिड़िया भी रहती है नीलकंठ, नीलकंठ वाली चिड़िया रहती है, लेकिन यहाँ पर दो ये जो शब्द दिए हैं इसके बारे में नहीं बताकर किसी जो नया शब्द तैयार हुआ है, जैसे नीला है कंठ जिसका, ये नया शब्द तैयार हुआ तो नीलकंठ हम किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं नीलकंठ। तो शिव जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, तो नीला है कंठ जिसका वह शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबोदर किसको कहा जाता है, लंबोदर मतलब सीधे विग्रह करने पे आपको आएगा लंबा है उदर जिसका वह, लेकिन लंबोदर कहा किसको जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं कि जब आप दो शब्दों के बाद में कुछ नया जो शब्द तैयार होता है उसके बारे में विशेष बातें बताई जाती है, विशेषता को उसको दर्शाता है, वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, समास पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द तैयार होता है उसको हम समास कहते हैं। यानी जब कोई एक नया शब्द का निर्माण हो और उसका कोई अर्थ निकले, उन शब्दों को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला जो शब्द होता है वो उपसर्ग वाला होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह, दोनों शब्दों के विग्रह करने पे दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लगा होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद द्विगु समास
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसका आखिरी का वाला शब्द जो है वो विशेषण वाला होता है, और जब आप इसका विग्रह करोगे तो के समान या है जो वाले शब्द इसमें आ जाते हैं। और द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद जो है वो संख्यावाचक प्रधान होता है, मतलब कैसा, संख्यावाचक होता है। पहला पद, पहला शब्द जो है संख्यावाचक आता है द्विगु समास में। द्वंद्व मतलब विरोध, याद रखना, विरोध से ही आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द जो लगे रहेंगे उसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा जब, तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे माता का पिता, रात का दिन, इस प्रकार के शब्द रहेंगे। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन जो नया शब्द बनता है, जो तीसरा शब्द बनता है, वो यहाँ पर नए शब्द के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को बनाते हैं तो वो तीसरा पद जो है यहाँ पर प्रधान हो जाता है। यानी जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द को बनाते हैं तो वो तीसरा शब्द यहाँ मुख्य हो जाता है। तो आज आपने समास के बारे में पढ़ा है, अब इसको अच्छे से वीडियो को सुन के अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।